नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर नीति शिखा, एसोसिएट डीन, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आज आपके समक्ष आई हूँ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हमारे यंग श्रोताओं के लिए, जिनको भी रुचि है पब्लिक पॉलिसी क्षेत्र में, उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आई हूँ जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और आज का वेबिनार का उद्देश्य मुख्यतः दो है। पहला कि सार्वजनिक नीति में क्या हो रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, जिसमें आपको अगर रुचि हो तो हम कुछ बात आपके सामने रखना चाहेंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर शर्मा जी भी, प्रोफेसर अभिनव शर्मा, जो आप ही के यूनिवर्सिटी से हैं। पर आज उनका परिचय आज मैं दूंगी। और आज वो मेरे लिए एक एज अ गेस्ट आए हैं, जबकि मैं आपके ही घर में आई हूँ। पर प्रोफेसर शर्मा और मैं आपको बताएंगे पब्लिक पॉलिसी का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से एज अ करियर ऑप्शन उभर रहा है नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए। और बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो यूपीएससी के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के पॉलिसी डिस्कोर्स में जुड़ना चाहते हैं। पर आप जानते हैं कि सभी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि और भी माध्यम है इस पब्लिक पॉलिसी क्षेत्र में करियर बनाने का, जुड़ने का और देश की सेवा करने का। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कुछ पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो चल रही हैं इंडिया में, उस पर आपको कुछ मैं बात करूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम समय तक बोलूं। आधे घंटे से मैं आधे घंटे से कम में मैं अपनी बात रख लूं आपके सामने, और ज्यादा से ज्यादा समय दूं आपके अगर कोई सवाल हो तो उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत किया जाए। प्रोफेसर शर्मा को मुझे आमंत्रित करने का मौका दें कि प्रोफेसर शर्मा, अगर आप बता पाए कि पब्लिक पॉलिसी में क्या युवाओं की रुचि किस प्रकार से बढ़ रही है। जैसा अभी आपने मुझे जानकारी दी कि आप एक कोर्स जो आपके यहाँ चलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक तरह का माध्यम है जिसमें पब्लिक पॉलिसी की रुचि जुड़ती है लोगों की, और कुछ कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और भी कई कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये थियोरेटिकल अंडरपिनिंग्स तो जरूर डेवलप करता है लोगों का इन पब्लिक पॉलिसी, बट पब्लिक पॉलिसी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। कुछ लोग बोलते हैं आर्ट्स है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी, ये आर्ट्स है या साइंस है या क्या है। और सबसे पहले मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर अभिनव शर्मा जी को, यदि आप कुछ बोल पाए बच्चों को हमारी तरफ से। धन्यवाद नीति शिखा जी। मैं अपने विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय जी और अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे लिए हमको या हमारे इस कोलैबोरेशन को, हमारे इस जो एक सहयोग का नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने उसको सहमति दी और मेरा उत्साहवर्धन किया। साथ साथ में मैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के मैनेजमेंट को, उसकी टीम को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रथम प्रयास को उन्होंने हम लोग की तरफ से उसकी स्वीकृति की। और जहाँ तक बात है एकेडमिक्स में, शैक्षिक जगत में पब्लिक पॉलिसी, तो लोक नीति हमेशा से जो है पुराने विषयों में से अगर हम बात करते हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता रहा हो। समाज शास्त्र हो, चाहे वो नीति विज्ञान हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, और यहाँ तक कि मनोविज्ञान भी उससे अछूता नहीं रहे। पब्लिक पॉलिसी या सार्वजनिक नीति या लोक नीति एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र है जिसमें सभी विषयों का कहीं न कहीं पुट अंतर्निहित है। और ये जो एक विमर्श चर्चा जो घूम फिर कर होती है कि ये विज्ञान है, कला है, ये मुझे लगता है एक बेमानी है। इसका ज़्यादा औचित्य नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं। इसलिए नहीं है कि जब हम बात कर रहे हैं लोक नीति की,
जो एक प्रकार से कार्रवाई है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसमें सभी विषयों का जो है समान रूप से उसमें भागीदारी होती है। सभी विषय, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान के हो या समाज विज्ञान के हो या मानविकी के हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंसेज, उनका इसमें स्टेक है, वो हितधारक है। और 1960 से 1960 के दशक से पश्चिम देशों में जब पॉलिसी साइंसेस, नीति विज्ञान, इसमें हैरोल्ड लासवेल को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है और कुछ मनीषियों का मानना है कि वो इसके जनक हैं। लेकिन हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, दो अवधारणाएं मैं कह सकता हूं, नीति और न्याय। और ये चाहे प्राचीन काल हो जिसमें हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं चाणक्य और उसकी परंपरा, या जो हमारे ग्रंथ रहे हैं महाभारत, रामायण, या अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं उसमें भी जितने भी शासक हुए हैं उनमें इन दो शब्दों, इन दो अवधारणाओं का, नीति और न्याय का सम्यक उपयोग किया गया है। और जब ब्रिटिश शासन हम पे हुआ तो उसमें भी ये नीति और न्याय की अवधारणा, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम उसके उद्विकास की बात करें तो रहा। हाँ, स्वतंत्र विषय के रूप में हमने उसको नहीं देखा, वो शासन, गवर्नमेंट या प्रशासन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता रहा। अब जब 1990 के बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के हम लोग प्रक्रिया में प्रवेश कर गए हैं, तो लोक नीति एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के ऊपर में उभर कर आया है। इसीलिए भारत सरकार का प्रयास है कि 21वीं शताब्दी में वो सुशासन के साथ साथ लोक नीति पे भी ध्यान अपना केंद्रित कर रही है। और वो चाहती है कि सुशासन में जो बहुत महत्वपूर्ण जो मूल्य हैं, पारदर्शिता का, जवाबदेहिता का, सहभागिता का, अनुक्रियाशीलता का, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसमें जो है और भागीदारी, ये दिखे, जो पॉलिसी साइकिल है, नीति जो है चक्र है, उसमें दिखे। तो इन सब बातों से अगर हम देखते हैं तो शैक्षिक जगत में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो जैसे इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो इमर्जिंग थिंक टैंक है, उसने ये एक बीड़ा उठाया है कि हम ऐसी पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, उनका एनालिसिस करें जिसका सफलतापूर्वक लागू ही ना हो, साथ साथ में लोगों को एक अपनत्व की भावना लगे कि हाँ, ये हमारी नीति बनी है, हमने बनाई है, जुड़ाव है, और उससे इसका एक जो देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास का जो एक क्रम बनेगा वो हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आशा करता हूं कि इस व्याख्यान से जो नीति शिखा जी देने वाली हैं उससे जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं इसकी तरफ आकृष्ट होंगे और अपनी जो एक ड्यूटी है, अपना जो एक दायित्व है लोक नीति के प्रति, उसका निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने रखी कि लोक नीति से जुड़ना आपका राइट नहीं है, आपका हक ही नहीं है, आपका दायित्व है, और आप इसका निर्वाह कैसे करेंगे और ये आपको समझना है। एक माध्यम है, आप इस पाठ्यक्रम के बारे में जान करके आप इससे जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। चर्चा के पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगी। आपकी ही संस्था से एक बहुत लोग निकले, बहुत ही उम्दा लोग निकले, जो भारत और विश्व स्थल पर उन्होंने नाम रोशन किया। और एक नाम है जो मेरे शहर से हैं और उन्होंने पढ़ाई अपनी बीएचयू में की। उनका नाम है श्री बिंदेश्वर पाठक जी। आपने नाम सुना होगा, आप ही की यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। और यहां से हमारे एक श्रोतागण में कोई जानते हैं, नाम सुना है बिंदेश्वर पाठक जी का? हाथ उठा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। अविनाश जी,
गौतम जी बहुत बहुत बढ़िया। अंजना जी, अच्छा। और दिवाकर झा जी भी बोल रहे हैं कि वो जानते हैं। अभय कुमार जी भी बोल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि मैं आपको अलाउ करूं बोलने का यहाँ पे, बट आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि शुलभ इंटरनेशनल करके उन्होंने एक संस्था खोली, और उस सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जहां तक कि डेटा इंटरनेट पे बताता है, उन्होंने ह्यूमन वेस्ट से कैसे ऊर्जा का निर्माण किया जाए और उस ऊर्जा को यूज करके कैसे स्ट्रीट्स में लाइट्स लगाई जाए। उन्होंने ऐसी तकनीक की टेक्नोलॉजी की उन्होंने विकास किया। और तो और इस कार्य करने के क्रम में उन्होंने कितने शहरों को स्कैवेंजिंग फ्री किया, क्योंकि जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटा से ऊर्जा निकालने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं, तो उसको एकत्रित करना पड़ेगा, उसके लिए एक आपको सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा। और उस क्रिया को करने के क्रम में कितनी शहर, डेटा बताता है कि 240 शहर इंडिया का टाउन्स जो है वो स्कैवेंजिंग फ्री टाउन्स हुआ। मतलब उसमें कंप्लीट सफाई आई। 1 करोड़ से ऊपर मैंडेज का उपलब्धि हुआ, और 35,000 लोगों या उससे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। तो दिस इज पॉलिसी, आई मीन दिस इज द वन वे ऑफ आंसरिंग पब्लिक पॉलिसी डिलेमा। क्या था पब्लिक पॉलिसी डिलेमा? कि एनवायरनमेंट कैसे क्लीन किया जाए, स्ट्रीट्स में लाइट्स कैसे लगाई जाए, लोगों को जॉब्स कैसे दिया जाए। और यह आवश्यक नहीं है कि ये पूरा कार्य जो है वो सरकार करे, क्योंकि हर एक संस्था की अपनी सीमा है। और एक आदर्श जब देश की हम कामना करते हैं, तो उसमें हम उसको सक्षम संस्थाओं बनाने की हम एक अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श देश, एक समर्थ देश बनाने में बस सरकार का योगदान नहीं होता है, उसमें संस्थाओं का योगदान होता है और उसमें आम जनताओं का योगदान होता है। और बिंदेश्वर पाठक जी जो आप ही के एलुमनाई हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कैसे एक व्यक्ति की जो सोच है वो पब्लिक पॉलिसी स्पेस में किस तरह अपना दायित्व निभा सकती है। तो इस एग्जाम्पल के साथ शुरुआत में करूंगी आज की चर्चा का। पब्लिक पॉलिसी और लोगों का उससे जुड़ाव क्यों जरूरी है, इस पे अभिनव जी बहुत बोल चुके हैं। एक दूसरा एक मैं सवाल अपने आप से करूं। देखिए, मैं लॉयर हूं बाय प्रोफेशन, और मैंने कानूनी शिक्षा की पढ़ाई की। बिहार से आती हूं, तो बिहार में आपको पता है कि बहुत ही बिहार यूपी एक हिंदी बेल्ट क्षेत्र हो गया। और जब मैं दिल्ली आई बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 2 दशक पहले, जब मैं दिल्ली आई अपनी पढ़ाई करने, तो देखा गया कि हमारे विद्यालय में भी जितने लोग थे वो काफी शहर से थे। मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज का कोई नेतृत्व ही नहीं था मेरी क्लास में। मैं आपको बताऊं तो मैं एकमात्र बिहारी थी अपनी पूरी क्लास में। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रही हूं कि इतनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज के लोगों के लिए अभी भी वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट एक स्वप्न मात्र रह गया है। पब्लिक पॉलिसी की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, जो सब जो चर्चा है, वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों तक रह गया है। हिंदी के लोग इससे जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाए हैं। और उसका रीजन ये रहा है कि पॉलिसी बनाने वाले एलिट अंग्रेजी बोलने वाले होते थे। प्लानिंग कमीशन का आप सोचिए तो आपको कौन याद आएगा? आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया याद आएंगे। यदि आप आंख बंद करके मोंटेक सिंह अहलूवालिया का व्यक्तित्व आप सोचेंगे, तो यू विल एक्सपेक्ट हिम टू स्पीक इन इंग्लिश। वो हिंदी में नहीं बोलेंगे, वो अंग्रेजी बोलते होंगे, बहुत ही उम्दा हिंदी बोलते होंगे। पर जब भी चर्चा हुई है पॉलिसी मेकिंग की, और आप आंख बंद करके सोचे, तो आपको कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ व्यक्ति जो
कोट टाई पहन के अंग्रेजी बोलता हो, उसी का एक कल्पना, हम उसकी एक कल्पना कर सकते हैं अगर हम पॉलिसी की सोचे तो। इंडिया में डेटा शो करता है कि इंडिया में 10% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और उस 10% से में भी गिने चुने लोग पॉलिसी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्या यह कहना गलत होगा कि माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी इज मेकिंग पॉलिसी फॉर द मेजॉरिटी इन इंडिया? अब इसका देखिए, इसका क्या प्रभाव होता है जमीनी स्तर पे। कितनी अच्छी अच्छी नीतियां आती हैं देश में, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, पर कहीं ना कहीं चूंकि लोगों का उससे जुड़ाव नहीं होता, लोग उसको नहीं गले लगाते जब जमीनी स्तर पे चीजें उभरती हैं। तो एग्रीकल्चर लॉज देख लिया जाए, उसमें कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई, कुछ खामियां भी रह गई होंगी, और ये कहना गलत होगा कि लॉ में एज सच खामियां हैं। अगर हम एक किसान की बात करें तो पंजाब का किसान का जो आय है, सालाना आय है, वो बिहार और यूपी से ज्यादा है। तो जो इश्यूज पंजाब के किसानों को फेस करना पड़ता है वो बिहार और यूपी में नहीं है। और जो यूपी में और बिहार में फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं वो जो पंजाब में नहीं है। पर क्या हो रहा है कि नीति जो बनाने वाला जो एक संस्था है वो केंद्र में स्थित है, और वो केंद्रीय संस्था पूरे देश के लिए नीति बना रहा है, यह सोच के कि जमीनी सच्चाई सब जगह एक है, और इसी के कारण गैप्स आती हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, ये टॉप डाउन अप्रोच क्यों रहा? ये हमारे अंग्रेजी शासन का एक क्या बोलते, एक लेगेसी है जो हमारे पास छोड़ के गया है। इट्स वेरी ब्रिटिश, जो ब्यूरोक्रेसी, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, वो काफी इट्स अ लेगेसी ऑफ ब्रिटिश राज। उसमें अच्छाई भी है, खामियां भी हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ हो रहा था काफी समय तक, वो गांवों में नहीं हो रहा था, वो शहरों में हो रहा था। अब आवश्यकता है कि यदि हम नए भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं तो भारत का प्रत्येक राज्य और प्रत्येक ग्राम सक्षम हो। शायद इसी मंशा से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की। तो सारांश रूप में एक बात कहना चाहूंगी कि लोगों का जुड़ाव नीति नियम में नहीं हो पाया, उनकी भागीदारी कम रही, और जिसके कारण काफी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गैप्स आते हैं। अच्छी अच्छी नीतियां जब जमीन पे उतरती हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाता। दूसरी बात मैंने रखी कि जितने भी पॉलिसी एजुकेशन है इंडिया में, जितनी भी पॉलिसी स्कूल्स है इंडिया में, वो अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, मैं भी इंग्लैंड से पढ़ के आई हूँ, पर आज जब मुझे लोक नीति कार्यक्रम शुरू करना पड़ा, मुझे अपनी हिंदी को फिर से हमको उसको सुसज्जित करना पड़ा। तो भाषा का बहुत बड़ा एक रोल होता है शिक्षा में, और कहीं ना कहीं हमारे हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी हमारे गांव, हमारा शहर, हमारे लोग छूट रहे हैं देश के निर्माण में, क्योंकि उनको ये शिक्षा नहीं मिल पा रही। आज की डेट में आज पढ़ रहे होंगे कि कैसे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको दैट इज प्रॉम्प्टिंग पॉलिसी इन मेकिंग, वो कैसे पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर रहा, कैसे बिग डेटा पॉलिसी बनाने में हेल्प कर रहा। सरकार की अब हर एक नीतियां जो है वो डीबीटी के माध्यम से अब उसको लागू की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कैसे सरकार देखेगी कि नीति का उपयोग हुआ कि नहीं जमीन पे? उन्होंने शिक्षा के लिए पैसे दे दिए, उन्होंने मनरेगा के अंदर पैसे दे दिए, कैसे उसका मॉनिटरिंग होगा, कैसे इंपैक्ट इवैल्यूएशन होगा? सरकार को कैसे पता चलेगा कि जो नीति जो कार्यरत है उसमें कुछ खामियां है, उसको बदलना है? तो बहुत सारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। असर है, नीति आयोग है जो बहुत काम कर रही हैं, और लोक नीति का जो पाठ्यक्रम है ये एक ऐसा एक आई वुड से एस्पिरेशनल पाठ्यक्रम है जिसके द्वारा
हमारे हिंदी भाषी भी ये पाठ्यक्रम लेकर के लोक नीति में अपना करियर बना सकते हैं। ISPP जो है इंडिया का सबसे पहला पॉलिसी डिजाइन थिंकिंग स्कूल है और मैं इसके साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ISPP इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक संस्था मात्र नहीं है, यह एक सोच है। इसके साथ आप देखिएगा कि देश के जितने भी आपके टॉप लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और इसमें काफी एक्टिव हैं। हमारे जो एकेडमिक एडवाइजरी बोर्ड की जो नेतृत्व करते हैं, चेयरमैनशिप करते हैं, वो श्री विजय केलकर हुए, शेखर शाह जी जो DG थे नेसर के वो हुए, डॉक्टर पार्थ जे शाह जो 25 सालों से देश में पॉलिसी स्पेस में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर थे अमेरिका में, अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ करके इंडिया में आए और जमीनी स्तर पे काम करने के लिए लग गए। आपकी जो इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्थापित किया, IDFC के फाउंडिंग चेयरमैन लुइस मिरांडा जी जुड़े हुए हैं। आपके टॉप इकोनॉमिस्ट कंट्री के डॉक्टर सुभाषिष गंगोपाध्याय वो जुड़े हुए हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो इस संस्था को, तो ये संस्था जो है ये किसी कैपिटल हाउस कोई कंपनी ओन नहीं करती, यह संस्था कोई सरकार ओन नहीं करती, यह एक निजी प्राइवेट संस्था है जो एक सोच को आगे बढ़ा रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन कैसे किया जाए, मतलब लोकतांत्रिकरण कैसे किया जाए नीति शिक्षा का। और इसी सोच के साथ इस संस्था की स्थापना हुई। हम तीसरा बैच चला रहे हैं अपने रेगुलर कोर्स का जो अंग्रेजी में है और हम पहली बार इंडिया में लेके आ रहे हैं लोक नीति, एक पाठ्यक्रम है जो हिंदी भाषियों के लिए डिजाइन किया गया है और उसके बारे में मैं आपको आज चर्चा करूंगी। मैं आपको एक शेयर करती हूँ स्लाइड, छोटी सी स्लाइड है और उसके माध्यम से मैं आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। I can share the slide here जी। कहीं कहीं मैं अंग्रेजी भी बोल रही हूँ, कहीं कहीं हिंदी बोल रही हूँ, क्षमा किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने धीरे धीरे हिंदी में बोलना शुरू किया है। कहीं ना मुझे एक किताब में पढ़ी थी राग दरबारी, उसमें शीला शुक्ला जी ने कहा कि व्यवहार परिवर्तन के लिए रौब की आवश्यकता है और रौब के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। उन्होंने व्यंग किया हमारे समाज पे कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी को एक रौब की भाषा देखी गई है, एक एलिटिज्म की भाषा देखी गई है। और मैं भी इसमें कसूरवार हूं कि मैं भी कहीं ना कहीं हिंदी मुझसे छूटती गई, बट लोक नीति का जो कार्यक्रम है मुझे वापस से मौका दे रहा है अपना हिंदी को सुदृढ़ बनाने का। बट लेट मी टेल यू कि यह पाठ्यक्रम कंप्लीटली हिंदी में नहीं है, क्योंकि देखिए शुद्ध हिंदी जो है वो बहुत मुश्किल है समझना, वो शायद हम भी नहीं समझ पाएंगे, बार बार डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। तो यह बोल चाल की भाषा में पढ़ाया जाएगा, ये पाठ्यक्रम इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं 4 महीने का पाठ्यक्रम है। इसका फोकस है पॉलिसी, डेटा एंड बिहेवियर चेंज। पॉलिसी आप सभी समझते हैं, डेटा आज पॉलिसी निर्माण में काफी हेल्प कर रहा है। जितनी भी नीतियां बन रही हैं उसको पहले सरकार देखती है कि उसके क्या एविडेंस है, क्या ये पॉलिसी सकर्मक रूप से अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगी कि नहीं जमीन पे। तो उसके लिए डेटा साइंस की जरूरत है। देखना, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस सरकार बोलती है कि जितने लोगों को बनारस में जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हम घर आवास योजना के अंतर्गत लाएंगे। कितने लोग हैं जिन झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कहाँ डेटा है, किस 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 जगह जाकर के, किस नगर में जाके आपको इसका प्रचार करना पड़ेगा, डेटा कैसे कलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे सर्वे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ज्ञान मिलेगा। और बिहेवियर चेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा तो अभी हाल में नीति आयोग काफी इस पे काम कर रहा है। एशिया का सबसे पहला बिहेवियरल इंसाइट यूनिट लग रहा है, स्थापित हो रहा है नीति आयोग में। और बिहेवियर चेंज एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, कुछ लोग बोलते हैं साइकोलॉजी है, ये सभी विषयों का एक तरह से समावेश है। आपको मैं याद दिलाऊं तो जब कोविड आया था तो खाली बजाना, ताली बजाना, और लोगों ने इसकी निंदा भी की थी कुछ लोगों ने, पर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे एक साइंस है।
क्योंकि देखा जाए तो उस समय छुआछूत का बहुत डर था, क्योंकि कोविड छुआछूत से होता है, और ये डर था, भय था कि डॉक्टर्स भी कहीं जाके साइलॉज में ना घुस जाएं, नहीं, उनको कैसे इनकरेज किया जाए कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना काम करें। तो उसको हम एक बिहेवियरल चेंज और इसको, या बिहेवियरल साइंस का ये व्यवहार परिवर्तन, उसका एक टूल होता है, उसको बोलते हैं नज, NUDGE, नज। तो ये जो था थाली बजाना, ताली बजाना, एक क्रिया मात्र नहीं था, वो एक नज की तकनीक थी। प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेके चाहते हैं, वो भी एक तरह का नज है। अमिताभ बच्चन जी पोलियो टीकाकरण के लिए आके आप सबसे विनती करते हैं, वो भी एक नज है। तो ये काफी टूल्स यूज हो रहा है बिहेवियरल चेंज में, पॉलिसी के क्षेत्र में, और इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी इस पाठ्यक्रम में। जैसा कि मैंने बताया कि इस कोर्स का जो उद्देश्य है, नीति शिक्षा का लोकतांत्रिकरण। नीति शिक्षा बस 10% से कम लोगों के का एक का काम नहीं हो सकता, इसमें भारत को जुड़ना पड़ेगा। और जब भारत को जुड़ना है तो भारतीयों को जुड़ना है, भारतवासियों को जुड़ना है, तो हिंदी भाषियों को तो अवश्य जुड़ना है। हम शुरुआत कर रहे हैं कोर्स की हिंदी या इंग्लिश में, और यदि यह कोर्स सफल रहा तो हम आगे भी और भाषाओं में ये कोर्स लाएंगे, जैसे कि कन्नड़ हो गया, गुजराती हो गया, बांग्ला हो गया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया जाए नीति निर्माण में। तो उसका देखिएगा तो उसमें उसकी काफी सफलता होती है। तो दिन स्थानीय स्तर पर राज्य की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। मान लीजिए कि एक नीति आयोग कल को सोचता है कि चलो भाई बनारस में एक हम यूनिट लगाते हैं, एक बिहेवियरल इंसाइट यूनिट का एक केंद्र वहां स्थापित करते हैं जहां पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल सकता है। तो कितने लोग होंगे कि वो जो बॉम्बे और दिल्ली ना जाके कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र, अपने ही राज्य में रहे। पीपल आर मूविंग टू बिग सिटीज बिकॉज उनको एक रोजगार का माध्यम चाहिए होता है, पर सेम फैसिलिटीज अगर उनको अपने यहाँ मिलेगी तो क्यों नहीं करेंगे। तो वो भी एक हमारा उद्देश्य है। और भाषाओं का बंधन से मुक्त होकर एक कैसे एक पब्लिक पॉलिसी में अपना करियर बनाएं। इस कोर्स से आपको क्या हासिल हो सकता है? साक्ष्य आधारित नीति में संकलित होना, मतलब कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। किस तरह का डेटा, किस तरह के क्वेश्चनर्स, कैसे वो आप उसको आप बनाएंगे, उसमें क्या आपको कैसे एक्सेल यूज करना है, कैसे स्टेटा यूज करना है, एटसेट्रा। तो जितनी भी स्किल्स हैं इस पे आपको सिखाया जाएगा। डेटा को एनालाइज कैसे करना है। डेटा तो केंद्रित आपने कर लिया, एकत्रित कर लिया डेटा, अब उसको इनसाइट कैसे, उसको रीड कैसे करें कि उसकी आप उपयोगिता आप निकाल पाए। नज, मैंने नज की चर्चा की। डेटा और प्रोजेक्ट मूल्यांकन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे काम हो रहा है, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मूल्यांकन। और नीति जो होती है, नीतियों की प्रभावशीलता को असेस करना, उसमें भी आपको काफी टूल्स है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और ये पाठ्यक्रम किसके लिए है? कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है ये पाठ्यक्रम उसके लिए है। जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज के हो गए, लॉ के हो गए, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग साइंस, या किसी भी सोशल साइंस से हैं, अगर आपको सार्वजनिक नीति के मुद्दों में आपको अगर इंटरेस्ट है, जागरूकता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें NGOs हैं, स्थानीय सरकारी अधिकारी हैं, काफी तरह के लोग हैं जो भी पॉलिसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इससे जुड़ सकते हैं। पर मैं एक आपको बता दूं कि इसमें चूंकि ये कोर्स डेटा हैवी है, इन सेंस कि आपके जो 6 पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे उसमें से 2 डेटा और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन है, उसमें आपको गणित की आपको आवश्यकता पड़ती है, आपको नंबर्स रीड करना, क्योंकि आपको डेटा के साथ आपको साझा करना पड़ेगा अपने आप को। तो इसलिए डेटा का ज्ञान आवश्यक है। यह 16 सप्ताहों का कोर्स है। एक बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपसे प्रश्न लेना चाहूंगी, आपकी सुनना चाहूंगी। 16 वीक्स का कोर्स है, 4 महीना, 16 वीक्स, 16 सप्ताह। एक सप्ताह
आप इन पर्सन आएंगे, जहां दिल्ली हुआ या जहां से भी हमारे कोर्स के लोग होंगे, कहीं एक जगह हम निर्धारित करके वहां मिलेंगे, 1 वीक इन पर्सन। और बाकी समय जो है आपको ऑनलाइन होगा ना। ऑनलाइन में भी इसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों है। जैसे आपको वीक में आपको कुछ दिन खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पॉडकास्ट दिया जाएगा, आपको वीडियोस दिए जाएंगे, आपको रेफरेंसेस दी जाएगी, तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा उन रेफरेंसेस से। बाकी समय आपको 3 दिन हफ्ते में आपको एक जो आपकी जो फैकल्टी होंगी वो आएंगी और जूम के माध्यम से, जैसे आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह आपसे डिस्कशंस करेंगी। तो इसमें दोनों चीज है, खुद से भी समय लगाना पड़ेगा और फैकल्टीज भी आएंगी। इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं कोर्स की। एक तो हो गया प्रैक्टिकम, मतलब कि आप 3 हफ्ता आप एक लोकल प्रॉब्लम्स को लेके आपने जितना भी आपने एक पाठ्यक्रम पढ़ा है उसकी उपयोगिता लगाते हुए आप एक लोकल प्रॉब्लम पे काम करेंगे, जिसमें आप डेटा का यूज करेंगे वगैरह वगैरह। कुछ लैब्स भी हैं, जैसे कि डिजाइन थिंकिंग लैब, जैसे कि आपको लीडरशिप लैब, करियर एडवांसमेंट लैब, इस तरह से लैब्स। राइटिंग लैब में ओपेड कैसे लिखते हैं, पॉलिसी ब्रीफ कैसे लिखते हैं, पॉलिसी संक्षेप कैसे लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब सिखाया जाएगा। पेडागोजी जो है काफी इंटरेस्टिंग है, डिस्कशन और व्याख्यान के रूप में है, और इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल लेक्चर, जैसे अभी बस मैं ही बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग, और चर्चा करते हुए आप चीजें सीखेंगे और इन एक्शन चीजें सीखेंगे। क्या क्या कोर्सेज पढ़ाई जाएंगी? पहला कोर्स है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एक बहुत ही उम्दा किताब है इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक, जो हमारे एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं श्री विजय केलकर जी, और हमारे जो मेंबर हैं एएसी के डॉक्टर अजय शाह जी, वो लिखे हैं। बहुत ही अच्छी किताब है इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक। हमें परमिशन मिल गई है कुछ चैप्टर्स का अनुवाद करके यूज करने का लोक नीति की शिक्षा के लिए, और ये बुक का अनुवाद शुरू हो चुका है। तो एक आप ये इस बुक पे आधारित है कोर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल ले लीजिए, फार्म लॉज, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो आई हैं, बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो होती तो अच्छी हैं, बट पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उसको वापस लेना पड़ता है। बहुत सारी नीतियों को पॉलिटिकल फ्रीबी से बचा के रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं नीति निर्माण में, और ये सभी चीज की चर्चा होगी। इस विषय को पढ़ा रहे हैं एक काफी नोन आईएएस ऑफिसर हैं आपके यूपी कैडर के ही, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, डॉक्टर श्री राजीव कपूर जी। तो राजीव कपूर जी लबासना जो है लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी, उसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं, और काफी मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी भी थे। वो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। आज शाम में 5:30 बजे आईएम रांची में एक वेबिनार हम कर रहे हैं इसी पाठ्यक्रम को लेकर के। उसमें राजीव जी हमारे साथ शामिल होंगे। यदि किसी को इंटरेस्ट होगा तो आपको भी आमंत्रण है। मृत्युंजय उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज देंगे या ज्वाइनिंग लिंक भेज देंगे, आप आ सकते हैं। तो ये कोर्स राजीव जी पढ़ा रहे हैं, और ये कोर्स एक कोर्स है। दूसरा कोर्स है बिहेवियरल चेंज, जो एक काफी हमारे उम्दा फैकल्टी हैं वो, और जो बीआईयू की जो मैंने बात की, जो बिहेवियरल इनसाइड यूनिट जो खुल रहा है नीति आयोग में, उन दोनों के कोऑपरेशन से ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। तीसरा कोर्स है डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति, मतलब डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। इसमें बेसिकली डेटा और मॉनिटरिंग इम्पैक्ट, डेटा को साझा करना, एक्सेल में कैसे डेटा कलेक्ट करना, उसको कैसे इनसाइट्स लेना, वो सब बताया जाएगा। और ये असर करके एक संस्था है, आप गूगल कर सकते हैं, वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप संस्थाज है जो डेटा में काम करती है, और सरकार को काफी मदद दे रही है डेटा कलेक्शन में। तो वहां की फैकल्टी आपको ये कोर्स पढ़ाएगी। नेक्स्ट कोर्स है मॉनिटरिंग एंड प्रभाव मूल्यांकन। इसमें इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, पॉलिसीज जो आ रही हैं उस पर जमीनी स्तर पे कैसे उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किया जाता है। मान लीजिए कुछ खामियां दिखती हैं तो कैसे जाके वो पॉलिसी डिजाइन के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। तो
ये भी एक कोर्स है और इसको भी असर और DMEO नीति आयोग की जो एक विभाग है, DMEO डेटा एंड मॉनिटरिंग इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो यूनिट है नीति आयोग का, उन दोनों के कोऑपरेशन से ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। देन करंट लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, ऐसे काफी क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी क्षेत्र हैं, उसमें क्या पॉलिसीज हैं, उसका कैसे जमीनी स्तर पे उपयोग हो रहा है, वो उसकी जानकारी देगा ये कोर्स। सैटरडे को हम एक वेबिनार कर रहे हैं ये मिशन डायरेक्टर के साथ, नीति आयोग के मिशन डायरेक्टर जो स्वच्छ जल मिशन डायरेक्टर हैं युगल जोशी जी, उनके साथ हमारी एक चर्चा होगी। और उसी तरह से काफी लोगों, तो अभी तो आपको बस एक क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेलर दिख रहा है कि युगल जी आकर के आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे स्वच्छ जल योजना पे, पर जब ये कोर्स पढ़ाया जाएगा तो आपको इसका डिटेल्स बताया जाएगा और पॉलिसी डिजाइन समझाया जाएगा इस विषय पे। और लास्ट है शासन और लोक प्रशासन, और ये भी एक हमारे काफी उम्दा फैकल्टी हैं जो ये कोर्स पढ़ाएंगे। तो देखा जाए तो ये पूरे कोर्सेज जो हैं वो काफी स्किल बेस्ड है। इसमें आपको ये नहीं कि बस थ्योरी बताई जा रही है, थ्योरी कम है, एक्सेप्ट फर्स्ट कोर्स थ्योरी है नहीं, और बाकी जो कोर्सेज है काफी स्किल बेस्ड है। कुछ अनूठी विशेषताएं हैं इस कोर्स की, डिजाइन थिंकिंग लैब, लेखन और संचालन प्रयोगशाला, राइटिंग कम्युनिकेशन लैब, और नेतृत्व विकास और करियर विकास, इन चीजों पे आपको लैब्स होंगे। ये मतलब इसका पेडागोजी बहुत डिफरेंट होता है, जिसमें आपको एक वर्कशॉप के माध्यम से आपको ये सब चीजें सिखाया जाएगा। सो यह है इस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी। और अब मैं थोड़ा रुकूंगी और कोशिश करूंगी कि अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप हमसे कीजिए। अंजना जी, आपका हाथ उठा हुआ है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? तो यदि किसी की कोई फी, बहुत अच्छा फी आपने पूछा हर्षराज जी। देखिए, ये कोर्स का फी है ₹1,00,000, बट ओनली फॉर द फाउंडेशन बैच 50% स्कॉलरशिप सबको दी जा रही है। तो इस साल 50,000 देना पड़ेगा, बट फी ₹1,00,000 है, बट ओनली फॉर द फाउंडेशन बैच आपको हम 50% फेलोशिप सभी को दे रहे हैं। 50,000 प्लस GST आपको देना पड़ेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी प्रोफेसर थैलर से भी बातचीत चल रही है, जो नज के जो ऑथर हैं, और सोचिए कि कितना एक्सपेंस पड़ा है इस कोर्स में। थैंक गॉड आपने आप फी के बारे में पूछे, आप कॉस्ट के बारे में नहीं पूछे, क्योंकि कॉस्ट इस स्कूल का बहुत ज्यादा है, इस पूरे पाठ्यक्रम का बहुत ज्यादा है। सोचिए, इंडिया का पहला हिंदी में पब्लिक पॉलिसी कोर्स, और आपको बता दूं कि हिंदी में बहुत कम लिटरेचर उपलब्ध है, तो मुख्य जो आपका जो रेफरेंस है उसको हिंदी में उसका अनुवाद कराना, आपको टॉप फैकल्टीज, जैसा कि मैंने आपको उसकी जिसका चर्चा की वैसी फैकल्टीज को लाना, वो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, नाम मात्र नहीं है, मतलब ये नहीं कि कोई और, दे विल बी गाइडिंग द कोर्स। वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, फैकल्टीज खुद अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो जैसे हफ्ते में कुछ दिन आप उनकी वीडियोस देखेंगे, फिर आके आप 3 दिन हफ्ते में आप उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह की डिजाइन है कोर्स। एडमिशन खुल चुका है और 15 नवंबर तक एडमिशन इसका चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर करेगा सबको एडमिशन मिलेगा। हम काफी सिलेक्टिव है अपने लोगों के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जुड़े उनको सच में काफी मतलब जिसको अभिरुचि हो वही जुड़े इस कोर्स के साथ। तो एक क्वांट टेस्ट भी है, मतलब आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे आपको एक क्वांट टेस्ट भेजा जाएगा, उसमें आपको बेसिकली टेस्ट किया जाएगा कि आपको नंबर से भय तो नहीं लगता, मतलब आपको नंबर फियर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्वांट टेस्ट है। और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में ही, फॉर्म में ही दिया गया है, जो आपको अगर आप उसको सवाल उसका जवाब देंगे और उसकी बेसिस पे आपका चयन होगा इस कोर्स में। क्या आपको रिवॉर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा? ऑफ कोर्स, इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको बता दूं कि आप एक बार जाके ISPP की वेबसाइट देखिए और देखिए हम किस तरह का काम करते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो कोर्सेज चल रही है इसमें मात्र 30 सीट होती है हमारे रेगुलर कोर्स में, और हमारे कोर्स में डॉक्टर्स भी है, ब्लॉक ऑफिसर्स भी काम हमारे छुट्टी लेके पढ़ाई कर रहे हैं हमारा जो 1 साल का फ्लैगशिप कोर्स है उसमें, और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है।
इसमें आपको प्लेसमेंट तो नहीं दे सकते, बिकॉज जो भी आपको कहेगा कि 4 हफ्ते महीने की कोर्स में आपको प्लेसमेंट देगा, आपको झूठ बोल रहा है। हार्वर्ड भी आपको प्लेसमेंट नहीं देता 4 महीने में। बट हैविंग सेड दैट, आपको नेटवर्किंग सिखाया जाएगा, आपको उस नेटवर्क से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपको सीवी कैसे बनाना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, वो सब की शिक्षा दी जाएगी। और आपको जितनी भी स्किल्स जरूरत है जॉब के लिए, उसकी शिक्षा दी जाएगी। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि जितने भी टॉप संस्थाएं हैं पॉलिसी के भी इंडिया में, हम सभी के साथ डिस्कशन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं इस कोर्स को बनाने में। यामिनी जी हो गई सीपीआर से, डॉक्टर शेखर शाह हो गए जो डीजी थे नेसर के, ऐसे काफी संस्थाएं हैं, प्रथम हो गया, बहुत सारी संस्थाएं जिससे हमारी बातचीत चल रही है, नीति आयोग हो गया। तो इस कोर्स के बारे में सबको जानकारी है। और फर्स्ट कोर्स है, हमारी भी मंशा है कि फर्स्ट कोर्स बहुत अच्छा और उम्दा रहे। तो इसमें मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ऐसी स्किल्स मिल जाएंगी कि आपको एक करियर की आपकी दिशा तो बदल जाएगी, और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। पर हाँ, इसमें कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। और कोई सवाल? यदि और कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछे, निसंकोच पूछे। हाँ सुरेंद्र जी, आप हाथ उठाए हुए हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप सीधे अपना आपको अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। You can unmute and ask a question. हेलो, एक्चुअली वो मैंने अनम्यूट नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा, कोई बात। थैंक यू। और कोई है व्यक्ति जिनको कोई सवाल हो? हाँ, नीरज जी हैं। नीरज जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम एक बार और एंट्रेंस का वो बता दीजिए, कैसे आपने बोला कि मतलब एंट्रेंस का बेस क्या है, कैसे? तो नितिन जी, आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज आप इसका लिंक डाल दीजिए, एडमिशन लिंक जो हमारा है। तो एक फॉर्म है लोक नीति www.ispp.org.in/lokniti पे, जिसपे एडमिशन का लिंक है। जब आप वो फॉर्म खोलिएगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपके सिलेक्शन का। एक तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसका आपको, आप चाहें तो कागज पे उसका आंसर लिख करके आप अपलोड कर सकते हैं, फोटो खींच के, या वहीं पे लिख के आप आंसर कर सकते हैं। तो एक सवाल हो गया वो। दूसरा, जो भी व्यक्ति अपना सबमिट कर रहा है एप्लीकेशन, उसको एक क्वांट टेस्ट जा रहा है, एक क्वांट टेस्ट हम उनको भेजेंगे, और वो क्वांट टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। ये क्वांट टेस्ट बहुत टफ नहीं है, पर उसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपको नंबर से कोई भय तो नहीं है। क्योंकि देखिए, डेटा और मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट वैल्यूएशन जो है, उसमें आपको डेटा के साथ आपको आपको सीखना पड़ेगा। दैट डेटा हैवी कोर्सेज है। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए और उनको नंबर से डर लगता हो, तो हम भी तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना ये कोर्स उनको पढ़ाने का। इसीलिए कॉन्टेस्ट रखा गया है। और आप ये दोनों चीज, आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आपको 15 नवंबर के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कि आप इसमें क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जी, आई होप कि मैंने आपका सवाल का जवाब दे रखा। अखिलेश जी, आप भी पूछ सकते हैं। मैम गुड आफ्टरनून। जी, नमस्कार। मैम जो पब्लिक पॉलिसी, डेमोक्राइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जो भी कोर्सेस की बात आपने बताई जी, उसमें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के में जो बिग डाटा और अप टू बॉटम अप्रोच की बात की, और साथ ही साथ आपने बिहेवियरल साइंस और नज की भी बात की। आपने अभी कोरोना के टाइम पे जो एग्जाम्पल दिया थाली और ताली का, तो मैम इस कोर्स में बिहेवियरल साइंस और नर्स को तो शामिल किया गया है, जो मुझे लगता है कि सोशल एस्पेक्ट है। जैसे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सेम वैसे ही जब हम टेक्नोलॉजी से दूर और सोशल साइंस में आते हैं और
इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस एक मेन फैक्टर है, बहुत जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। क्योंकि जो थाली और ताली की आपने बात की, वो मैम सोशल एस्पेक्ट है, जो मोटिवेशन के लिए था, जी जी इंकरेजमेंट के लिए था। जी, बट जो लोग जुड़े थाली और ताली से, उनके मोटिवेशन के लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, ये भी पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल एक पार्ट है मैम। बिल्कुल। तो इस कोर्स में सर मैम इसमें इसके बारे में कोई डायमेंशन या इसके बारे में कोई भी चर्चा, ऐसा कुछ मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारी फैकल्टी हैं, एक जो रेगुलर कोर्स में एक वर्कशॉप करवाती हैं इस चीज पे। तो इस चीज पे हमारे रेगुलर कोर्स में तो पढ़ाई होती है, गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, और इस पाठ्यक्रम में मैं आपको बताऊं तो मुझे पता नहीं है कि वो टीचर किस किस एस्पेक्ट्स को लेंगे, पर शायद इसकी चर्चा होगी, पर इसकी विस्तृत चर्चा होगी कि नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि 4 महीने में आप कितना कर पाइएगा, सबसे बड़ा आपके पास जो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट आप 4 महीने कितना कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये जो कोर्सेज मैंने दिखाई आपको, इसमें थोड़ा नॉलेज स्किल्स, थोड़ा क्या काफी नॉलेज एंड स्किल्स, और इससे जुड़े हुए बाकी एस्पेक्ट्स में भी आपको एक एक होता है ना, जैसे बत्ती खुलनी दिमाग की, कि आप देख के समझ आता है इसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो चीज आपको करने का आपको ट्रेनिंग जरूर मिल जाएगा, आप जरूर सक्षम हो जाएंगे। और इसमें मुझे सबसे बड़ा क्या इसका बेनिफिट लगता है कि जिस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं, आपको पीयर लर्निंग की बहुत आपको मौका मिलेगा। और जितने भी आपको फैकल्टीज है, सब एक्सपर्ट्स हैं, और सभी पॉलिसी इन एक्शन, दे मेकिंग पॉलिसी इन एक्शन। तो मान लीजिए पाठ्यक्रम में नहीं भी है, तो आप उससे हट करके आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस एस्पेक्ट को मैं बोलूं तो काफी हम केंद्रित रूप से नहीं डील कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में आप जो सुझाव आएंगे तो हम और कुछ छोटे छोटे कोर्सेज पे ऑफर करें, बट अभी इस कोर्स में टैंजेंशियली हम छू पाएंगे इस विषय को, पर हम क्या बोलते हैं उसको, फोकस करके हम नहीं पढ़ा रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी में। जब हम डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं, तो हम इंडिविजुअल को सेंट्रल रख के पॉलिसीज की परिकल्पना करते हैं, राइट? तो उस समय आप जो EQ की बात कर रहे हैं, तो वो चीज आपको डिजाइन थिंकिंग में जरूर आएगा। क्योंकि आप सोचेंगे ना कि आप ये जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो ये जमीन पे लोगों की इस पे एक्सेप्टेंस कितनी होगी, क्या किया जाए कि एक्सेप्टेंस बढ़े। तो वहां पे आपने जो बात छेड़ी है, वहां पे ये चीज का यूटिलाइजेशन होगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू अखिलेश जी। मैं देख रही हूँ गोविंद कुमार जी है, उनका हाथ उठा हुआ है। जी गोविंद जी, पूछा जाए गोविंद जी। और भी कोई अगर सवाल हो, और मैं बता दूं कि आज शाम में हम IIM रांची के अटल बिहारी सेंटर के साथ एक काम कर रहे हैं। Hello, जी जी, ma'am. Am I audible? यस यस यू I'm Dr. Govind. At present, working at Banaras Hindu University in Political Science Department with Professor Abhinav Sharma sir. मैम नमस्ते मैम, मेरा एक मानना है जो कि लोक नीति विषय के बारे में जो आप जो कोर्स की बात कर रहे हैं, और जो लोक प्रशासन और लोक नीति के क्षेत्र में जो आजकल जिस तरह से जो नए पैराडाइम्स और नए चेंजेस आ रहे हैं, अब कोर्स करना एक हमारा एक रहता है कि स्टूडेंट्स उस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं, और लोक नीति एक हमारा पेपर भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे मास्टर्स लेवल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें सेक्टरल पॉलिसीज के बारे में भी बताते हैं और बेसिक्स क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे हम सब बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोर्स करने के बाद जब स्टूडेंट पास आउट होता है, उसकी सबसे बड़ी वरी है कि वो कहाँ प्लेस होगा, जो कि हम भी फेस करेंगे, जो कर रहे हैं यहाँ पे मास्टर्स कोर्स कराते हैं, उसके बाद UGC नेट या एकेडमिक्स में जाना, इतना ही ज्यादा से ज्यादा यही रहता है कई स्टूडेंट्स के लिए इसको। बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन दैट कोर्स,
where they placed. That is my query. मैं सोचता हूँ कि उनको उसके बाद कहाँ मौका मिलना चाहिए, जो ऐसे स्ट्रीम्स को पास आउट होने के बाद थोड़ा सा आप इस पे करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा मैम। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा गोविंद जी। आपके सवाल में मैं एक छुपा हुआ सवाल ये भी है कि आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, एक कोर्स में थ्योरी अगर आप अपेक्षा करके आएंगे कि आपको प्लेटो की चर्चा होगी, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ाया जाएगा, तो वो सब चीज कोर्स में नहीं है। दिस इज अ कंप्लीटली स्किल फोकस्ड कोर्स एंड आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाई, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप जो अपेक्षा लेके आए और हम जो पढ़ाएं उसमें आपको कोई खामियां, मतलब आपको मिसमैच हो जाए। तो इट्स अ स्किल हैवी कोर्स। और ये आपने गोविंद जी सही बोला कि देखिए इंडिया में बहुत संस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं हमारा करिकुलम डिजाइन जो है काफी फॉल्टी रहा है। मतलब मैं लॉ करके आई थी, पर अगर मैं बोलूं कि मैं फर्स्ट डे ऑफ लॉ से जान गई थी कि कैसे एक क्विज फाइल करते हैं, तो गलत होगा। वो मैंने इंटर्नशिप में सीखी जा करके। आई वॉज लकी टू वर्क विद श्री के वेणुगोपाल जी एंड वो नॉट, एंड देन आई लर्न दीज ट्रेड्स। बट सभी को मौका नहीं मिल पाता, एंड वो चीज एटलीस्ट पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस हमें पता है, हम ये सच्चाई से वाकिफ हैं कि करिकुलम डिजाइन बहुत फॉल्टी रहा है बहुत सारे एरियाज में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो कोर्स पढ़ा आता, क्यों हम बोलते हैं कि आईआईटी या बीएचयू के इंजीनियर्स बेटर हैं, बाकी कुछ प्राइवेट, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पढ़ाई और यहाँ पे एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है यहाँ पे। आईटी खड़गपुर को हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर वो इंस्टिल करता है अपने लोगों में, एटसेट्रा। सो हैविंग सेड दैट, इस करिकुलम के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि काफी लोग, जैसे मैंने बोला, हम ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए। यामिनी अय्यर जी से बात की हमने, जो सीपीआर की जो प्रेसिडेंट है और काफी ट्रेनिंग दे चुकी हैं, काफी साल, तब दशकों से जुड़ी हुई हैं। विजय केलकर जी से हमने बात की, जो खुद एक कितने उम्दा पॉलिसी एक्सपर्ट हैं इस देश के, और आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको कंसल्ट करती है। श्री शेखर बोनू जी, जो डीजी है नीति आयोग के, उनसे हमने ये पोस्ट रखा और काफी हमने कोर्सेज में ट्वीक किया। और हमने पाया कि हम जो सोच के साथ निकले थे, वो सोच हमें बदलनी पड़ी। हमने सोचा था शुद्ध हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर राजीव जी ने, जो आईएएस ऑफिसर रह चुके, बोले कि भाई शुद्ध हिंदी तो हम भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने बोला कि बोल चाल की भाषा, उसके लिए आपको बताऊं कि हमने ग्लॉसरी हम तैयार कर रहे हैं, डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए। कुछ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की टर्म्स आप हिंदी में पढ़ा ही नहीं सकते। एक्सटर्नैलिटीज, नज, इसका हिंदीकरण क्या होगा? हिंदीकरण आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप हिंदीकरण बता भी दीजिए और कल को वो विद्यार्थी जाके अगर पॉलिसी इन एक्शन कर रहा है, तो वो तो पढ़ा था कुछ और वहां पे लोग जब परिचर्चा कर रहे हैं तो वो नच यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वी हैव kept the minutest details in mind कि आपको किस किस चीज की आवश्यकता है। आपको एक डिक्शनरी चाहिए होगा जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों से आपको उसका उसको आपको परिचय कराए, उसकी का मतलब बताए। करियर की आपने बहुत बड़ी चर्चा की, बहुत अच्छी आपने एक सवाल किया। देखिए, हमारे 1 साल का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें हम तो प्लेसमेंट दिलाते हैं, और IIM, ABC, ISB, कोई भी पाठ्यक्रम हो, मैं खुद ISPP से जुड़ने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम के मैं डायरेक्टर थी वहां पे 3 साल, और वहां भी हमें 100% प्लेसमेंट होता था। पर एज ए संस्था हम कभी नहीं बोलेंगे कि 100%, बट वहां भी 100% प्लेसमेंट हो रखा है। और वहां का मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप राइट स्किल्स दिए ना सर, तो आपको संस्थाएं आपके पीछे भागेगी आपके लोगों को लेने के लिए, ना कि बच्चों को भागना पड़ेगा संस्थाओं के पीछे। बट उसमें बहुत अनिवार्य है कि आपने राइट स्किल्स पढ़ाया कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स हैं, अच्छे पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स की अभी भी कमी है। बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोगों की अभी भी कमी है, राइट? तो हम आपको नेटवर्क देंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 5 ये जगह है आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे हम सोच रहे हैं, अभी हम भी इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नेटवर्किंग डिनर ऑर्गेनाइज किया जाए। क्या जब आप पास करेंगे 4 महीने बाद, तो एक नेटवर्किंग डिनर किया जाए, आपको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें आप एक दूसरे को जान पाए। सभी संस्था, जो अच्छी संस्था है, इस पाठ्यक्रम के बारे में जान रही है, अवगत है इस पाठ्यक्रम से, कैसे आपको उन तक पहुंचाया जाए। आप इसके बाद सोचते हैं कि भाई पाठ्यक्रम के लिए मुझे PhD करने का मन है, बाहर कहाँ स्कॉलरशिप्स हैं, तो वहां आपको हेल्प कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं
कि भाई उनको इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वो चाहते हैं और आगे पढ़ाई करें, पर उनके पास उनके पास माध्यम नहीं होता कैसे पढ़े। तो हर चीज पे करियर गाइडेंस आपको अवेलेबल है। सीवी बनाना, नेटवर्किंग करना, आपको कैसे सोशल मीडिया यूज करना है टू रीच राइट पीपल। और देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जो है, जो हमारी एक सिस्टर संस्था है, वो और आईएसपीपी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये जो है आपको इस नेटवर्क का फायदा होगा, पर हम एक झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते कि हम आपको प्लेसमेंट दिलाएंगे। हमें ये पूरा विश्वास है कि हमको अपने पाठ्यक्रम में इतना विश्वास है कि 4 महीने के बाद आपके करियर ट्रैजेक्टरी में ग्रोथ होगा। पर हम एक झूठा आश्वासन के साथ आपको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे सामान नहीं आई एम नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट है। हम अपना सपना साकार कर रहे हैं, एक एक आत्मनिर्भर भारत का। तो उसमें हाँ, जैसे बहुत सारे देखिएगा सीसीएस के बच्चे जो हमारे, मैं आपको पता है कि 2004 में मैं सीसीएस की विद्यार्थी थी। एक मेरी दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप को लीड कर रही है, वो सीसीएस की विद्यार्थी थी। तो फ्रॉम हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें तो आपको साक्षात प्रमाण है सीसीएस का, आईएसपीपी का। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ आपको गाइडेंस मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्थ जे शाह जो को फाउंडर है आईएसपीपी के, वो और मैं आपके सूत्रधार हैं। मतलब ड्यूरिंग दिस 4 months इवन बियॉन्ड, अगर आपको कोई काम, कुछ भी आपको चर्चा करनी है, आपको कोई प्रकार की मदद चाहिए करियर में, तो हम दोनों सूत्रधार हैं। विल कीप एंगेजिंग विद यू थ्रू आउट द करिकुलम। सो इसका मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, ये चीज आप जरूर देखेंगे। फीस किसी ने पूछा था, आई थिंक मृत्युंजय जी ने उसका जवाब दे दिया। और कोई सवाल है तो पूछा जाए। थैंक यू। करियर बता दूं तो बहुत बहुत तरीके हैं आपको करियर इसमें एडवांस करने का। एक तो आपको जैसे हो गया कि आप डेटा साइड में जाना चाहें तो काफी आप सर्विंग एजेंसीज हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको डेटा एनालिटिक्स कंपनीज होती हैं, आजकल हर एक कंपनीज अपना डेटा डिजाइन कर रही है, डेटा एनालिस कर रही है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि पॉलिसी करके जर्नलिज्म में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो उस चीज को बारीकियों को अच्छे समझ के लिख सकते हैं। गवर्नमेंट अब जो प्राइवेटाइजेशन ला रही है, उसमें इतने लोगों की आवश्यकता होगी स्टेट लेवल पे, जो who can become foot soldiers, right? तो उसमें भी आपको काफी मौका होगा। मैं आपको एक शब्द में बोलूं तो डेटा विल बी द न्यू ऑयल एंड पॉलिसी विल ड्राइव द डेटा, राइट? सो आप बहुत ही करियर ऑप्शंस हैं इस संस्था में जुड़ने का। कोई और सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो 3 बज चुका है और समय को नजर रखते हुए रोशन जी आपका सवाल मैं लेती हूँ लास्ट जी। मैम ये बाइलिंगुअल चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आपको बताऊं तो कुछ साउथ के लोग ये कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने पूछा मुझसे कि मैडम इंग्लिश हिंदी समझ सकते, बोल नहीं सकते, चलेगा? मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। जैसा कि मैंने बोला इंग्लिश में है, कुछ लिटरेचर्स अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवा रहे हैं, पर आपको अंग्रेजी भी अवेलेबल होगा, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल रीडिंग। एंड मैं आपको बताऊं तो बाइलिंगुअल इज द वे फॉरवर्ड नाउ। अब ये सोच, क्योंकि आपको समझना मेन है स्किल्स के लिए, तो बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा। आपके साथ कुछ साउथ के भी लोग जुड़ेंगे जो हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, बट इंग्लिश में शायद अपनी बात रखें, पर हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ, मतलब बोलचाल की भाषा में, अगर सिंपली पुट, इफ आई कुड पुट। और कोई सवाल हो तो चलिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। मैं आपको बता दूं, इस शनिवार को हमारे मिशन डायरेक्टर स्वच्छ जल के जुड़ रहे हैं युगल जोशी जी नीति आयोग से। 6 तारीख को राम माधव जी आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने हमारे सैटरडे वेबिनार्स के लिए। और आज शाम में आईएम में एक फैकल्टीज रहेंगी आईएम वाले वेबिनार में, श्री राजीव कपूर जी। तो यदि आपको अगर अभिरुचि है तो आप इस वेबिनार के माध्यम से या आप डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू चैट विद यू डायरेक्टली। मैं बहुत ही, मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप मुझे डायरेक्टली आप मैसेज करें
और या मेल करें और मैं आपसे बात करूंगी अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए इस पाठ्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षकों का, BHU के शिक्षकों का, और खासकर अभिनव शर्मा जी का। प्रोफेसर शर्मा, आपने हमें एक मौका दिया हमारे विद्यार्थी गणों के सामने एक नई पाठ्यक्रम के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। See you again in the near future. नमस्ते। बहुत नमस्कार। बहुत